हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पूरा प्रोविजन दिया गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये पार्ट हमें बताता है कि इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इंडिया का जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ये बताता है कि इंडिया किन किन स्टेट्स और टेरिटरीज से मिलकर बना है, और अगर फ्यूचर में नए स्टेट्स बनाना हो, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो या फिर नाम चेंज करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इस पार्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यही पार्ट डिफाइन करता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ये कंसेप्ट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलिबरेटली टर्म यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी है। जैसे कि यूनियन का मतलब होता है कि इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब स्टेट्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको यूनियन से सेपरेट होने की कोई राइट नहीं दिया गया है। किसी स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो बोले कि हम इंडिया से अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया का यूनिटी और इंटेग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। इसीलिए पार्ट 1 को समझना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने का फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में इंडिया का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम डिफाइन किया गया है। सो आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस एक सेंटेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 इम्पोर्टेंट चीज डिक्लेयर की है, जैसे कि सबसे पहली बात कंट्री का नेम जो है इंडिया, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि उसका ट्रेडिशनल नेम भारत भी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन दोनों नेम को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, तो चलिए हम ये पहले समझते हैं। इसका ये मतलब है कि इंडिया में स्टेट एग्जिस्ट करता है लेकिन उन स्टेट का एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है। स्टेट ने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि इंडिया एक यूनाइटेड पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके अंदर स्टेट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट में पहले इंडिपेंडेंट स्टेट था जो बाद में मिलकर फेडरेशन बन गया, लेकिन यहाँ इंडिया का केस अलग था। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंगल पॉलिटिकल यूनियन क्रिएट किया है और उसके अंदर स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता लेकिन स्टेट की बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट का एरिया चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है या नया स्टेट बना सकती है। आर्टिकल 1 का सेकेंड पार्ट बताता है कि इंडिया का टेरिटरी किन चीजों से मिलकर बना है। इंडिया का टेरिटरी इंक्लूड करता है 3 थिंग्स। पहला स्टेट का टेरिटरी, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा वो टेरिटरीज जो फ्यूचर में इंडिया को एक्वायर करेगा। इसका मतलब अगर फ्यूचर में कोई टेरिटरी इंडिया के कंट्रोल में आती है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बन सकती है। अब तक आप लोगों को आर्टिकल 1 तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच के डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। सो गाइस, इंडिया का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर में 2 मेजर यूनिट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स जनरली वो पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं जिनके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सर्टेन पावर दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल आसाम, महाराष्ट्र, केरला और बाकी सारे स्टेट्स। इन स्टेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं यूनियन टेरिटरीज।
यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर होती है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं होती और वह एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इस स्ट्रक्चर का पर्पस है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया जा सके। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नए स्टेट्स एडमिट कर सकती है या स्टैब्लिश कर सकती है। यहाँ एडमिशन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग टेरिटरी को इंडिया के अंदर इंक्लूड करना, और स्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि एक कम्प्लीटली नया स्टेट क्रिएट करना। हिस्ट्री में इंडिया ने कई टेरिटरीज को इंटीग्रेट किया है और नए स्टेट क्रिएट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबल पावर दी है ताकि कंट्री के टेरिटोरियल स्ट्रक्चर को टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सके। इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का टेरिटोरियल एक्सपेंशन लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू हो, इसीलिए आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को वाइड पावर्स देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज मॉडिफाई कर सकती है या किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है। मतलब अगर फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कोई नया स्टेट बनाना हो तो पार्लियामेंट लॉ पास करके वो कर सकती है। इंडिया में कई स्टेट इसी प्रोविजन के थ्रू क्रिएट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना का क्रिएशन 2014 में हुआ था, जब उसको आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके नया स्टेट बनाया गया। इस आर्टिकल के अंदर एक स्पेशल प्रोसीड्यूर भी दिया गया है। जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री या नाम चेंज करना होता है तो प्रेसिडेंट उस प्रोपोजल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजता है ताकि वो अपनी ओपिनियन दे सके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती, फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। इसका मतलब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है और पार्लियामेंट को स्ट्रांग पावर दी गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल 4 पे। ये आर्टिकल एक सपोर्टिंग प्रोविजन है। ये आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी उन लॉज में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट दी होती है। अगर कोई नया स्टेट क्रिएट होता है या बाउंड्रीज चेंज होती है तो फर्स्ट शेड्यूल को अपडेट करना पड़ता है। आर्टिकल 4 ये भी क्लियर करता है कि इस टाइप के चेंज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से भी ये लॉ पास कर सकती है। इससे टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस इजी और फ्लेक्सिबल बन जाता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का कंसेप्ट और इसके अंदर के सभी आर्टिकल्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।